हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। तो दोस्तों, हो जाइए शुरू और कर लीजिए शुरुआत अपने क्लास 10th के बायोलॉजी का। जी हाँ, बिल्कुल, आज से हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे, सबसे पहले जानेंगे बायोलॉजी के बारे में, और बायोलॉजी के बारे में जानने के बाद हम लोग चैप्टर फर्स्ट, जो कि एनसीईआरटी के किताब में चैप्टर नंबर 6 में दिया है, जैव प्रक्रम, और उन सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। यह क्वेश्चन या यह नोट्स आप चाहे तो कॉपी पर भी उतार सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट और सबसे अच्छा नोट्स बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। नए व्यूअर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, देखने के बाद ही कीजिएगा, लेकिन करिएगा जरूर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 10 साइंस का जो है हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे? 6। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट होती है। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जीव विज्ञान क्या होता है? तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। इंग्लिश में मतलब सजीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और निर्जीव का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो वहाँ ज़्यादातर निर्जीव का अध्ययन फिजिक्स में किया जाता है और केमिकल चीज़ों का केमिस्ट्री में किया जाता है। तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। अब आता है जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को माना जाता है, जो कि जंतु विज्ञान के भी पिता है। जैसे जीव विज्ञान अभी पढ़ रहे, तो ये आगे दो भागों में बट जाता है। दो भागों में बढ़ता है। एक बढ़ता है जूलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, और एक जो बढ़ता है उसको कहते हैं बोटनी, इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो आपको 11 क्लास में तो जूलॉजी और बोटनी दोनों पढ़ना है। 10th क्लास में जीव विज्ञान का नाम है। और जैसे ही आप बीएससी में जाओगे, मीन्स ग्रेजुएशन में जाओगे, जिसको आप क्या कहते हैं? बीएससी ही कहते हैं। जूलॉजी में वहाँ जाइएगा तो आपको जूलॉजी अलग पार्ट हो जाएगा, बोटनी अलग। आपको जूलॉजी या बोटनी में से किसी एक सब्जेक्ट से आपको करना पड़ता है ऑनर्स, और बाकी सब्सिडी पेपर होता है। तो चलिए, उतना दूर के बात को छोड़ते हुए मैं यहाँ पे क्लास 6 की चैप्टर 6 की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर प्लीज बैठ जाइएगा। तो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इंग्लिश में कहे तो इंग्लिश में इसका नाम होता है लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम का मतलब सबसे पहले जानेंगे जैव प्रक्रम होता क्या है। देखिए, जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो वे सब क्रिया जिसके द्वारा जीव के अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। कहिएगा हमको समझ नहीं आया। बिल्कुल आपको समझ नहीं आया होगा। जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब जीव क्या करता है? अपना देखभाल, अपनी जिंदगी जिस तरीके से जीता है, वही सारा मिलके जैव प्रक्रम कहलाता है। अगर एक जीव की मान ले, तो एक जीव क्या क्या करता है? तो पहला तो वो जीव खाना खाता है। खाना का मतलब है यहाँ पर पोषण, ठीक है। फिर उस जीव में श्वसन जरूरी है। फिर उस जीव में जो खाना खाएगा उससे जो एनर्जी मिलेगा, वो एनर्जी पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है, जिसको कहते हैं परिवहन। परिवहन के बाद चौथा जो आ जाएगा आपका, आ जाएगा कि शरीर से जो खराब पदार्थ होगा, जो भोजन नहीं पचेगा, उसको बाहर निकलना भी क्या है? जरूरी है। तो इन सारी क्रियाओं को मिला करके क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम। आप कहिएगा कि जनन क्या जैव प्रक्रम के लिए जरूरी नहीं है? तो बिल्कुल, जैव प्रक्रम में जनन को नहीं रखा जाता है, क्योंकि जनन अगर नहीं भी रहेगा तो भी मेन रूप से पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन जरूरी है। तो जैव प्रक्रम का मतलब क्या हुआ? वे सभी काम, वे सब चीजें जो जीवों की रक्षा के लिए जरूरी होता है, वही क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। देखिए, जैव प्रक्रम में अगर आप भारती भवन का किताब खरीदते हैं तो आपको सबसे पहला में पढ़ना है जैव प्रक्रम में पोषण, दूसरा चैप्टर में श्वसन, तीसरा में परिवहन, चौथा में उत्सर्जन। लेकिन आप एनसीईआरटी का किताब खरीदते हैं तो आपको एक ही चैप्टर के अंतर्गत सारे ये सब आ जाते हैं, या आलोक पब्लिकेशन का खरीदते हैं तब भी। अगर आप किताब खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा किताब पढ़ने के लिए आप लोग आलोक पब्लिकेशन और एनसीईआरटी पब्लिकेशन बेस्ट है। तो देखिए, हम लोगों ने ये सीखा कि जैव प्रक्रम क्या है। वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों की अनुरक्षण होती है। अनुरक्षण मतलब पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन से रिलेटेड है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये पोषण क्या होता है। तो देखिए, पोषण की जब मैं बात करता हूं तो पोषण हमारे सामने क्या आता है? पोषण का मतलब है कि जैसे मैं हूं, मैं भी एक जीव हूं। ये मैं जीव हूं, मैं क्या करता हूं? खाना का
ग्रहण करूंगा। और ये ग्रहण मैं क्यों करूंगा? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जाके एनर्जी देगा। मैं उस एनर्जी का उपयोग करूंगा किसी और काम के करने में। जैसे मैं यहाँ पे अभी बोल रहा हूँ तो इसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो हमें लिखने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या होता है पोषण। तो पोषण क्या होता है? तो देखिए, पोषण वह विधि जिसके द्वारा पोषक तत्व मतलब वही जिससे हमें एनर्जी मिलती है। खाना में जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स मीन्स खनिज लवण, उसका ग्रहण करते हैं, मुंह में डाल के ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण क्या है? कि वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व मतलब खाना को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है। खाना को हम लोग खा के क्या करते हैं, फिर हमको खाना से जो एनर्जी मिलता है उससे काम करते हैं, तो हम लोग उसी को क्या कहेंगे? पोषण। अब बात आता है कि हम लोग खाना खाते हैं और भी जीव जो खाना खाते हैं, ये सब की विधि अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो चलिए पोषण की विधि को हम लोग देख लेते हैं। देखिए पोषण की विधि क्या कहता है। पोषण की विधि, ओहो उधर कहाँ भाग रहा है होगा, इधर रहो। पोषण की विधि, पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। कौन कौन सी विधि है वो मैं आपको बता दूं। पहला जो होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो देखिए स्वपोषण को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब स्व, ट्रॉफिक मतलब पोषण, न्यूट्रिशन मतलब हो गया पोषण, ठीक है। पर पोषण, पर मतलब दूसरे पे, पर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे इसके देखते हैं। स्वपोषण हो गया और पर पोषण के कितने, पोषण के कितने विधि है? दो। कितने विधि है? दो। कौन कौन से? स्वपोषण और परपोषण। अब हम लोग ये जानते हैं कि स्वपोषण क्या होता है। देखिए स्वपोषण को अगर डिफाइन करें तो स्व मतलब अपना, पोषण मतलब भोजन करता है। स्व मतलब अपना और पोषण मतलब भोजन करना। तो देखिए इसमें क्या आता है, ठीक है। तो इसमें जो आता है स्वपोषण, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रह के अपना भोजन खुद से संश्लेषित करता है। आप कहिएगा इसका मतलब है कि कुछ जीव ऐसा है जो अपना भोजन खुद संश्लेषित कर लेता है, स्वपोषी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? स्वपोषण। तो स्वपोषण क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों पर निर्भर न रह के खुद बनाता है। मतलब अपना भोजन अगर खुद से बना लेता है तो स्वपोषण है। स्वपोषण में क्या आता है? स्वपोषण, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। स्वपोषण में कौन सा आ गया? ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, खुद संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। अब कहिएगा सर जी हम तो अपन खाना खुदे बनाते हैं लेकिन हम काहे नहीं स्वपोषी है, आप खाली पेड़ पौधा के लिखे हैं। तो देखिए, तो आपको हम तो नहीं बताएंगे तो कहिएगा हमसे झगड़ा, तो झगड़ा नहीं। देखिए हम लोग भोजन को पकाते हैं, सिर्फ बनाते नहीं हैं। क्या आपके घर में चावल बनता है तो हम लोग सिर्फ चावल पकाने का काम करते हैं। चावल बनता कहाँ है? खेत में बनता है। खेत में उगा हुआ है पौधा खुद से अपना खाना बना के हमको चावल दिया और उस चावल को हम लोग पका के खा लेते हैं। तो आप कहिएगा घर में हम बनाए हैं? नहीं। अब आप समझ गए कि क्या होता है स्वपोषण। आइए अब परपोषण की बात करते हैं। परपोषण का मतलब है कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहना। तो देखिए ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहना परपोषी कहलाता है। और ऐसे प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। इतना बात तो आप जानते हैं। परपोषण के अब प्रकार देख लीजिए। परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। इसमें किसी किसी में हिरसिन दीर्घी का थोड़ा मिस्टेक है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए परपोषण जो है 3 तरीके से होता है, मृतजीवी, परजीवी और तीसरा प्राणीसम। जिसमें हम लोग पहला पढ़ रहे हैं मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो देखिए मृतजीवी का मतलब होता है मरा हुआ जीव जंतु से भोजन करना। तो आप कहिएगा आए मरा हुआ जीव जंतु से कौन करता है? तो देखिए कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो मरे हुए चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? मृतजीवी पोषण। तो देखिए इस प्रकार के पोषण में जीव क्या करता है? मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से
अपना भोजन अपनी शरीर की सतह से प्राप्त कर लेता है, घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है, उसे ही मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है कि इस प्रकार के पोषण में जीव जो होता है, मृत जंतु, जो जंतु मर गया है या पौधे जो सड़ गल गया है, उसके शरीर से अपना भोजन जो है या तो घुलित अपने शरीर के सतह से प्राप्त करता है, घुलित में या कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करता है, मृत जीवी पोषण हो गया। तो आपने इसको 6 क्लास में पढ़ा है। बताइए इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे, तो मृत जीवी पोषण का आप लोग एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अब क्या आता है, तो यहाँ पर अगर आपने आंसर लिख दिया है तो बहुत अच्छा, नहीं लिखे हैं तो देखिए, मृत जीवी पोषण में आता है कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, क्योंकि ये सब अपना भोजन जो है मृत जीव जंतुओं से ही प्राप्त करता है। हम लोग देखते हैं कि परजीवी पोषण, हमने पहले देख लिया कि मृत जीवी पोषण क्या होता है। नेक्स्ट अब देख रहे हैं कि परजीवी पोषण क्या होता है। तो चलिए अब परजीवी पोषण के बारे में चर्चा करते हैं। पर मतलब पराया दूसरा, पर मतलब पराया दूसरा। तो इससे हमको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करना। तो देखिए इसमें क्या होगा, परजीवी, तो इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। क्या है कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी पर अस्थायी या अस्थायी, मतलब दूसरे प्राणी पर पूरा निर्भर है कि खाना देगा तो खाएंगे, ओकरे करने से ना देगा तो भूखे मर जाएंगे, मतलब दूसरे प्राणी पर क्या है, निर्भर है। तो इस प्रकार के भोजन करने वाले जीव को क्या कहते हैं, परजीवी। अब सोचिएगा ऐसा कौन जीव है कि खाली दूसरे पर निर्भर रहेगा। तो आइए इधर आइए बताता हूं मैं। और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं, पोषी कहलाते हैं। आप है, अगर अपने बाल में या आपके घर के अड़ोसी पड़ोसी के किसी के बाल में जुआ लगता है तो आप क्या कहते हैं कि उसके शरीर में जुआ फैल गया है। और उस जुआ से क्या है, कोई उसका काम वाम है नहीं है। लेकिन आदमी का क्या है, आदमी के शरीर में जुआ है और आदमी का शरीर खून चूस के आदमी के ही यहाँ रहता है, मतलब आदमी के शरीर खून का वो भोजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसे को क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहा जाता है। ऑप्शन में गुल कृमि आ गया, हुकवर्म, टेपवर्म, हिस्टोलिका, ये सब आपके एग्जाम्पल्स आ गए। हमारे पेट में जो कीड़ा होता है वो भी एक परजीवी पोषण का उदाहरण है। गाय भैंस इन सबको जो बॉडी में अठैल होता है, जो अठगुरवा जिसको कहते हैं, वो भी क्या होता है, इसी के शरीर से भोजन प्राप्त करता है। तो ये सब क्या हो गया, परजीवी के उदाहरण हो गया। परजीवी पोषण वैसा पोषण जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, परजीवी पोषण कहलाता है। तो इसमें आदमी पोषी हो गया और जो जानवर है वो क्या कहलाए, परजीवी पोषण का नाम उदाहरण आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्राणी समपोषी। प्राणी समपोषण में इसमें आपको क्या दिख रहा है, प्राणी के सम, मतलब प्राणी के जैसा, प्राणी के बराबर पोषण करने वाला। तो वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्राणी समपोषण कहते हैं। मतलब वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल रूप में जंतु के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी समपोषण कहलाता है। और वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है, प्राणी समभोजी कहलाता है। इसमें आपका आ जाएगा मानव। ठीक है, तो प्राणी समपोषण में हम लोग आते हैं, और कौन आता है, तो और जो जंतु आता है इसी के अंदर आता है, गाय भैंस ये सब। तो ठीक है, प्राणी समपोषण में हो गया कि वैसा पोषण जिसमें जीव जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि जैसा होता है, प्राणी समपोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होइएगा। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। यहां से अब स्टार्ट होता है पोषण में, यहां से जो टॉपिक है वो है पेड़ पौधा में पोषण। सबसे पहले पोषण कहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, पेड़ पौधा में पोषण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए पेड़ पौधा में सबसे पहले पोषण क्या कहता है,
पेड़ पौधे में पोषण, पेड़ पौधे में जो पोषण होता है, मतलब पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक पदार्थ पहले क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरित या क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का क्या होता है, पत्तियां हरा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस, जल वाटर जिसका सूत्र होता है H2O, सूर्य प्रकाश सनलाइट, इन 4 चीज़ों की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये सब का काम क्या होता है, उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला बात आता है कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है। अभी मैं आगे और कुछ इसमें सिखाऊंगा। पर्णहरित या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में केवल क्लोरोफिल के मौजूदगी में ही संभव है, क्योंकि क्लोरोफिल वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। मतलब अगर प्रकाश क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का ऑब्जर्व यहीं पे क्लोरोफिल में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg जो होता है 12 परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 24 होता है, 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसलिए क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्वेश्चन आपसे कहेगा कि प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है, तो प्रकाश संश्लेषी का जो इकाई है वो क्लोरोफिल या पर्णहरित है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्या है वो देख लीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज है प्रकाश संश्लेषण में, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। उसी ऑक्सीजन को हम लोग कहाँ करते हैं, उपयोग अपने श्वास लेने में करते हैं। और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, तो वातावरण से लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं कि जल का उपयोग क्या है। तो पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते हैं, क्योंकि जल के ही कारण उसमें वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण का यह एक अनिवार्य घटक है। और जब वह जल प्राप्त करता है मिट्टी से, तो मिट्टी से वह खनिज लवण भी प्राप्त कर लेता है, जो उसके खाना बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अगला है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश क्यों जरूरी है, तो हरे पौधे केवल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करता है, और अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो 4 को जरूरी चीज था वो मैंने देख लिया। सूर्य प्रकाश जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, आपका पानी जरूरी है। ठीक है, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। इतना चीज आप देख लिए। चलिए आप नोट्स भी बनाते रहिएगा। अब जानते हैं कि आखिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है सरल चीजों का उपयोग करके जटिल पदार्थ बनाते हैं, ये सारी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आइए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जड़ से पानी लेकर के और वायुमंडल से CO2 गैस लेकर के अपने खाना का संश्लेषण करता है, मतलब भोजन का संश्लेषण करता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये होता कैसे है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये होता कैसे है, प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया में हरे पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको कहाँ बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में। जब सूर्य के प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब हरे पत्ता में छोटा छोटा स्टोमाटा होता है, उसी की सहायता से प्रकाश कहाँ पहुंच जाता है, क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल क्या करता है, ऊर्जा को, प्रकाश की ऊर्जा को खींच लेता है। इसके द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जो जल होता है वो 2 भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग होकर के टूट जाता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पेड़ जो पौधे होते हैं सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, और सूर्य की प्रकाश जब हरी पत्तियां पर पड़ता है तो क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, और इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जो जल होता है वो 2 भाग में टूट जाता है। उसी ऊर्जा से एक बनता है हाइड्रोजन, दूसरा बनता है ऑक्सीजन।
प्रकाश संश्लेषण की मैं यहाँ पे क्रिया लिख देता हूँ क्या होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है 6CO2 प्लस 6H2O। ये जो होता है ऊपर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और नीचा जो होता है क्लोरोफिल होता है। सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है तो ग्लूकोज बनाता है C6H12O6। अब प्लस में क्या बनाता है 6O2 ये बनता है। यही क्या है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। CO2 गैस और पानी मिलकर के सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन गैस को बाहर रिलीज करता है पेड़ पौधा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को बाहर रिलीज करता है और इसी ऑक्सीजन गैस को हम लोग क्या करते हैं उसे हम लोग श्वास लेने के काम में करते हैं। जीव जंतु भी उसी को श्वास लेने का काम करता है। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। अब चलिए हम लोग आगे कुछ देख लेते हैं। आगे हम लोग को क्या देखना है, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं। तो चलिए इरेज करने के बाद अब मैं इसको जंतुओं में पोषण दिखा रहा हूं। आपको पौधों में पोषण पता हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से कच्चा पदार्थ है और प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आपको काम आता है। चलिए प्रकाश संश्लेषण से एक दो और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में मैं आपको कुछ और बात बता देता हूं कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है, दर कम तीव्रता के प्रकाश में ज्यादा होती है। कम तीव्रता के प्रकाश में ज्यादा होती है और ज्यादा तीव्रता के प्रकाश में कम होती है। मतलब प्रकाश अगर ज्यादा है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीरे धीरे होगी। अगर क्या है प्रकाश कम है तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो तेजी से होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग ये भी देख लिए कि इस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या होती है कमी हो जाती है। चलिए अब कुछ आगे देख लेते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं किससे, तो प्रकाश संश्लेषण से जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला तो पूछा जाएगा कि रंध्र क्या है। तो मैं आपको बता दूं पत्तियों के सतह पर जो पाया जाने वाला छोटा छोटा जो पोर्स होता है वो जो खुलता है बंद होता है उसी को क्या कहते हैं रंध्र कहते हैं। और ये रंध्र क्या काम करता है तो ये वाष्पोत्सर्जन में काम करता है। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रकाश संश्लेषण से पूछे जाते हैं। पहला है कि मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ, तो मैं आपको बता दूं मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्या है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में जो होता है गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कहाँ होता है रंध्र में होता है। रंध्र क्या है जो मैंने अभी बताया, पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र जो वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब है इसमें कि एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो 2011 के एग्जाम में पूछा गया है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 3.5 किलो जूल पर मोल। अगला है कि ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2013 में पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो देखिए ऑक्सीजन मैंने आपको यहाँ पे लिखा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। वो ऑक्सीजन किसका होता है, तो अभी आपने देखा है कि 6 गो O2 बाहर निकला है। तो वो जो O2 बाहर निकलता है वो किसका होता है, जल का होता है। जो जल और CO2 मिलके जो भाग लेता है इस जल का जो होता है O2 बाहर निकलता है। काहे कि मैंने आपको पढ़ाया है कि जल ही टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है, तो इसी जल का ना ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो ये होता है। ठीक है, और चलिए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो मैं आपको बता दूं स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें जो है सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है। अब देखिए आपसे अगला क्वेश्चन ये कह सकता है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं कि स्वपोषी पोषण के लिए हरित लवक भी जरूरी है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, सूर्य प्रकाश भी जरूरी है, CO2 भी जरूरी है और जल भी जरूरी है। तो ऐसे में ऑप्शन आपका डी नंबर देगा तो वो हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं। इतना तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दिया। यहाँ से आता है जंतुओं में पोषण।
अभी तक हमने क्या पढ़ा है? पौधे में पोषण। अब पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण पढ़ने के बाद हम लोग फिर से पढ़ेंगे अब मानव में पोषण। तो देखिए जंतुओं में पोषण कैसे होता है, मतलब जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। तो देखिए जीव में जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, अर्थात मतलब जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। जो इनके क्या है? लक्षण है। परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी हो या प्राणी सम कोई भी हो सकता है। मैंने आपको जो क्या है परपोषी के 3 एग्जाम्पल्स भी बताए हैं, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम। तो विभिन्न प्रकार के प्राणी समपोषी जंतुओं के भोजन का अंतर्ग्रहण अलग अलग तरीके से होता है। जैसे गाय भैंस अलग तरीका से खाता है, हम लोग अलग तरीका से खाते हैं, अमीबा पैरामीशियम अलग तरीके से खाता है। तो इसी में एक कोशिकीय एक जीव है अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, मतलब इसके शरीर में केवल और केवल एक कोशिका ही पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे भोजन करता है, क्या होता है। अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। यह एक कोशिकीय है, मतलब एक कोशिकीय जीव है। यह अनिश्चित आकार का प्राणी है, मतलब इसका आकार निश्चित नहीं है। इसका आकार कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण होता है। देखिए मान लीजिए ये है अमीबा, ये कोई भी शेप है, यहाँ पे है इसका खाना। तो क्या करेगा? पहले दूसरी बार में अमीबा इस खाना को पहले ये क्या करेगा? घेरेगा। यहाँ खाना था, इस खाना को क्या किया? घेर लिया। घेरने के बाद तीसरा कंडीशन देखिए क्या करेगा, उस खाना को ये अपने अंदर कर लेगा। अब खाना कहाँ आ गया? अंदर। चौथा में क्या करेगा? खाना को पूरा खा लेगा। उसके बाद क्या करेगा? इस खाना को ये जो पचाएगा और क्या करेगा? ये बाहर की तरफ खाना को फेंक देगा। ठीक है, और ये क्या है? केंद्रक है, सब में केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ फेंक देगा, मतलब ना तो इसको कोई खाने के लिए विशेष अंग है, न ही कोई इसको खाना को बाहर छोड़ने के लिए कोई विशेष अंग होता है। तो देखिए अब हम लोग आगे इसमें क्या करते हैं कि बिगड़ने के कारण होता है। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये अपने कुटपादों की मदद से ही भोजन करते हैं। ये जो आपको दिखा है ना, ये पदार्थ, ये कुटपाद कहलाता है। अमीबा में क्या कहलाता है? कुटपाद कहलाता है। और अमीबा में पोषण कैसे होता है? पहले भोजन को अंतर्ग्रहण करेगा, फिर पचा लेगा, जो खराब पदार्थ बच गया उसको बहिष्करण बाहर हटा देगा। इस प्रक्रिया द्वारा अमीबा में क्या होता है, तो जो पोषण का होता है प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमीबा किसकी सहायता से भोजन करता है, तो अमीबा कुटपाद की सहायता से भोजन करता है। ठीक है, और कुटपाद क्या करता है? भोजन को घेर कर एक खाद्य घानी बना लेता है और भोजन अंदर चला जाता है। फिर खा के जो खराब होता है उसको बाहर निकाल लेता है। ना कोई खाने के लिए विशेष अंग है, ना छोड़ने के लिए विशेष अंग है। ठीक है, अब देखिए अमीबा के ही जैसे एक और जीव है पैरामीशियम। ये भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अमीबा से डिफरेंस है। अब हम लोग पैरामीशियम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ तक मैं पार्ट फर्स्ट रहने दूंगा। इसके बाद हम लोग अपने में पोषण बात करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर मतलब पोषण जो है खत्म होगा, फिर स्टार्ट होगा श्वसन। तो देखिए पैरामीशियम क्या है, तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी समभोजी जीव है, परंतु इसका आकार निश्चित है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं है, लेकिन पैरामीशियम का आकार निश्चित है। इसका शरीर प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है, मतलब मान लीजिए चप्पल के जैसे होता है और इस पे सिलिया लगा होता है, ऐसे ये क्या है? सिलिया लगा होता है। पैरामीशियम में भोजन का क्या होता है? अंतर्ग्रहण, मतलब खाना जो खाता है ये शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जो मुख गुहा कहलाता है। मतलब अमीबा में खाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इसमें खाने का रास्ता एक निश्चित स्थान से होता है। तो यही अंतर है अमीबा और पैरामीशियम में। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। ठीक है, तो अमीबा में खाने का कोई जगह नहीं है, जबकि पैरामीशियम में खाने का जगह होता है। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल पूरा अमीबा और पैरामीशियम में आपको समझ में आ गया। यहाँ तक के बात को आप समझ गए। तो देखिए अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो कुटपाद की सहायता से होता है। कुछ ये जो क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ,
अब आई होप कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल बेस्ट नोट होगा आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए या आगे के भी तैयारी के लिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।